नमस्कार दोस्तों, वाईफाई श्रीराम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज अपने श्वसन तंत्र के बारे में। तो जनरल साइंस में अपना टॉपिक श्वसन तंत्र के बारे में बात करने से पहले एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं एनाटॉमी के बारे में। तो शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना एनाटॉमी कहलाता है। शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना एनाटॉमी कहलाता है। जबकि फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी शरीर की क्रिया विज्ञान का अध्ययन, शरीर की क्रिया विज्ञान का अध्ययन, शरीर की क्रिया विज्ञान का अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। बात हमने पहले टॉपिक में बात हुई थी कि तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो आज बात करेंगे एनाटॉमी, शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना एनाटॉमी, और फिजियोलॉजी शरीर की क्रिया विज्ञान का अध्ययन। ठीक है, और इसके बाद में शुरू करते हैं अपने श्वसन तंत्र के बारे में। सबसे पहले बात आती है कि श्वसन तंत्र होता क्या चीज़ है। तो हमारे शरीर में ऐसे अंगों का समूह जो श्वसन क्रिया में भाग लेता है। श्वसन क्रिया में भाग लेता है, जो श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं या भाग लेने वाले अंगों का समूह श्वसन तंत्र कहलाता है। और तंत्र का तात्पर्य होता है एक समान काम करने वाले, और एक समान काम करने वाले अंगों का समूह कहलाता है तंत्र। और जो श्वसन क्रिया में भाग लेगा अंगों का समूह वो कहलाएगा श्वसन तंत्र। अब बात आती है श्वसन तंत्र कैसे काम करता है। जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, कोई भी कैसा भी अगर खाद्य पदार्थ खाए, तो सबसे पहले खाद्य पदार्थ खा रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं कि हमने ग्लूकोज लिया, यानी कार्बोहाइड्रेट लिया। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। अब हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, इसके साथ साथ निःश्वसन किया, यानी श्वसन को अंदर लिया, सांस को अंदर लिया। जब सांस को अंदर लेंगे तो हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। हमारी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन अंदर जाती है, ऑक्सीजन के 6 अणु। ठीक है, अब होती है इसके अंदर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। कौन सी? ऑक्सीकरण। और इसके अंदर होती है अपने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसे कार्बन के 6 अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु, और 6 यहां से हो गए तो 12 अणु। ठीक है, ये बदल जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणुओं में, और 6H2O प्लस बाकी बन जाएगी ऊर्जा। और ये ऊर्जा हमारे शरीर में एटीपी के नाम से संग्रह हो जाएगी। तो हम ऐसा कहेंगे कि जब हम खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, खाद्य पदार्थ खाते हैं, उसे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के तहत या ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के तहत ऊर्जा का निर्माण करना श्वसन क्रिया कहलाती है। तो ठीक है, श्वसन क्रिया क्या होती है? श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों का समूह तो कहलाएगा श्वसन तंत्र। खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया से ऊर्जा का निर्माण होना श्वसन क्रिया कहलाता है। अगली बात, श्वसन क्रिया एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन क्रिया एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। अगली बात, श्वसन क्रिया के तहत जो ऊर्जा का निर्माण होगा वो तो एटीपी के रूप में स्टोरेज हो जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा वो वायुमंडल में मुक्त हो जाएगी। ठीक है, आगे हमारी श्वसन क्रिया के तहत ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ऑक्सीजन ग्लूकोज का विखंडन करेगा, अपघटन करेगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का निर्माण होगा, साथ में जल का निर्माण होगा। अब श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों का समूह कौन सा होता है या कौन कौन से अंग भाग लेते हैं? तो श्वसन क्रिया या श्वसन तंत्र के अंग,
श्वसन तंत्र के अंग। श्वसन तंत्र के अंग। श्वसन तंत्र में या श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों का समूह की बात करें तो नंबर 1 सबसे पहले आता है नासिका। नासिका। उसके बाद में नंबर 2 आता है अपने नासिका के बाद में आता है मुख। मुख के बाद में आता है ग्रसनी। ग्रसनी के बाद में आता है श्वसन यंत्र। उसके बाद अपना ट्रेकिया। उसके बाद में श्वसनी, फिर श्वसनिका, फिर फेफड़े, फिर वायुकुपिकाई, फिर तनुपट। तो 2 नंबर आता है नासिका के बाद में मुख कह दो। 3 नंबर पे आता है ग्रसनी। उसके बाद में ग्रसनी के बाद में आगे आता है अपने सवर यंत्र। सवर यंत्र को आप वाक यंत्र भी बोल सकते हैं और इसी को लैरिक्स बोला जाता है। और उसके बाद में आता है ट्रेकिया। उसके बाद में आता है श्वसनी और श्वसनिका। श्वसनी और श्वसनिका। उसके बाद में फेफड़े। उसके बाद में वायुकुपिकाएं। वायुकुपिकाएं। बाद में अपनाता है डायफ्राम, जिसको हम तनुपुट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले श्वसन तंत्र के अंग में नासिका। श्वसन तंत्र का प्राथमिक अंग नासिका। श्वसन तंत्र का द्वितीय अंग मुख होता है। उसके बाद में ग्रसनी होता है, जिसमें अपने ग्रास नली और श्वसन नली एक जगह होती है। उसकी बाद की बात करें तो श्वसन यंत्र, वाक यंत्र या लैरिक्स। उसके बाद में ट्रेकिया। उसके बाद में श्वसनी। उसके बाद में श्वसनिका, फिर फेफड़े, फिर वायुकुपिकाएं, फिर तनुपुट। ठीक है, अब नंबर 1 ले लेते हैं नासिका। तो सबसे पहले नासिका। श्वसन तंत्र का प्राथमिक अंग। श्वसन तंत्र का प्राथमिक अंग नासिका होता है। तो प्राथमिक अंग कौन सा? नासिका। दूसरी बात, नासिका से ली गया सांस या श्वसन क्रिया होती है वो शुद्ध होती है, यानी कि नाक से ली गई हवा शुद्ध हवा होती है। अगली बात, हमारा जो नासिका या नाक होता है वो 2 चैम्बरों में या 2 कक्षों में विभाजित होता है। 2 चैम्बरों में या 2 कक्षों में विभाजित होता है। अगली बात, हमारे नासिका के अंदर रोम होते हैं। इनके साथ साथ नासिका में श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। ये श्लेष्मा ग्रंथि श्लेष्मा का निर्माण करती है और उत्पन्न होने वाला जो श्लेष्मा होता है वो नाक में नमी बनाए रखता है। ये नाक में उत्पन्न नमी होती है वो शरीर के तापमान में सहायक है, तापमान के नियंत्रण में सहायक है। तो नासिका हमारे श्वसन तंत्र का प्राथमिक अंग है। दूसरी बात, नासिका से लिया गया सांस पूर्णतः शुद्ध होता है। उसके बाद में नासिका 2 चैम्बरों में या 2 कक्षाओं में विभाजित होता है। नासिका के अंदर रोम होते हैं। दूसरी बात, नासिका के अंदर श्लेष्मा ग्रंथि होती है जो श्लेष्मा का निर्माण करती है और श्लेष्मा हमारे शरीर के नाक के अंदर नमी बनाए रखती है और ये नमी हमारे शरीर में तापमान के नियंत्रण में सहायक है। देखो, शरीर के तापमान पर नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि का होता है, लेकिन उसके तापमान के नियंत्रण में सहायक अनेक प्रकार के हमारे जो अंग होते हैं वह सहायता करते हैं। उनमें से एक आता है नाक, और नाक के अंदर जो श्लेष्मा ग्रंथि होती है वो श्लेष्मा ग्रंथि
श्लेष्मा का निर्माण करती है, श्रावण करती है, जिसे तापमान नियंत्रित होता है। अब इसके अलावा नाक से लिया गया शुद्ध सांस कैसे हुआ? क्योंकि वातावरण में कार्बन के कण है, कार्बन के कण है, इसके अलावा धूल के कण है, इनके अलावा अन्य सूक्ष्म कण है। ठीक है, कार्बन के कण, धूल के कण, अन्य सूक्ष्म कण है। जब हम नाक के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं तो कार्बन के कण, धूल के कण, अन्य कण होते हैं वह रोम और इस नाक में पाए जाने वाले रोम और नमी के कारण नाक में चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से जो फेफड़ों तक वायु पहुंचती है वो पूर्णतः शुद्ध पहुंचती है। ठीक है, उसके बाद की बात करें तो नासिका के बाद नंबर 2 आता है मुख। नंबर 2 आ जाएगा मुख। मुख की चर्चा करें तो मुख हमारी श्वसन तंत्र का दूसरा महत्वपूर्ण भाग होता है। साथ ही हमारे इसे ली गई जो सांस होती है वो पूर्णतः शुद्ध नहीं होती। किसके द्वारा? मुख के द्वारा। तो हमारा 2 नंबर पे आता है श्वसन तंत्र का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है जिसका नाम है मुख। अब देखो, पहली बात तो यह है कि हमारे श्वसन तंत्र का दूसरा अंग मुख होता है। मुख से ली गई सांस पूर्णतः शुद्ध नहीं होती, या कह सकते हैं कि मुख से ली गई सांस क्या होती है? अशुद्ध होती है। तीसरा आता है जिसका नाम है ग्रसनी। तीसरा आता है अपना ग्रसनी। तो देखो, हमारे जो भोजन नली होती है या ग्रास नली होती है, दूसरी होती है श्वसन नली या श्वास नली। तो हमारे शरीर में ग्रास नली और श्वास नली दोनों के लिए सहमार्ग का कार्य ग्रसनी करती है। और ग्रसनी के अंदर एक ढक्कनुमा संरचना होती है, ढक्कनुमा संरचना होती है। ये जो ढक्कनुमा संरचना होती है ये हमारे शरीर में जब हम खाना खा रहे होते हैं उस समय श्वास नली को रोक लेगी या श्वास नली में भोजन को जाने से रोक देगी, और श्वास के समय ग्रास नली को रोक देगी। इसका मतलब ये हमारे शरीर में एक ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर की तरह कार्य करता है। इसलिए इसको जो ढक्कनुमा संरचना पाई जाते हैं उसका नाम होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस इसको शरीर का या अपने गले का पुलिस कर्मी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुलिस कर्मी। और इसी एपिग्लोटिस को घाटी ढक्कन बोला जाता है, घाटी ढक्कन बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है कि ये श्वास नली और ग्रास नली दोनों के लिए सहमार्ग का कार्य करती है। और जब हिचकी आती है तो हमारे शरीर की जो ग्रास नली, श्वसन नली के अंदर इन्हीं दोनों की वजह से अपने को हिचकी उत्पन्न होती है। इसके बाद की बात करें तो आगे स्वर यंत्र बोल दो, वाक्य यंत्र बोल दो या लिरिक्स बोल दो। ग्रसने के बाद में अगला वाला पार्ट आता है स्वर यंत्र या वाक्य यंत्र या लिरिक्स। ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर जो वायु होती है वो फेफड़ों में होती है। फेफड़ों से वायु आती है या गैसों का मिश्रण आता है, फिर हमारे स्वर यंत्र में आकर ये ध्वनि का निर्माण करता है। तो स्वर यंत्र, वाक्य यंत्र, लिरिक्स ध्वनि का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ध्वनि, जिसको हम वाणी बोलते हैं। यानी शब्दों का निर्माण कहाँ होता है? स्वर यंत्र में। और हमारे पुरुषों और महिलाओं के अंदर इस वाक्य यंत्र का या स्वर यंत्र का या लिरिक्स का व्यास अलग अलग होता है। पुरुषों के अंदर इसका जो व्यास होता है वो 2.75 सेंटीमीटर लगभग, और महिलाओं के अंदर स्वर यंत्र का जो व्यास होता है वो 1.25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसके बाद में जो महिलाओं की आवाज़ होती है पुरुषों की तुलना में पतली या सुरीली या मधुर होती है। कारण होता है कि महिलाओं का व्यास छोटा होता है, पुरुषों का व्यास बड़ा होता है।
और व्यास जितना छोटा होगा आवृत्ति उतनी ज़्यादा होगी, और आवृत्ति ज़्यादा होने की वजह से महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की तुलना में मधुर होती है, पतली होती है या सुरीली होती है। उसके बाद की बात करें तो आता है अपना ट्रेकिया। ट्रेकिया, अगला आता है अपना ट्रेकिया। ट्रेकिया, ठीक है, हमारे गले के अंदर, ठीक है, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर का ट्रेकिया होता है। इसके अंदर सी आकार के छल्ले होते हैं, सी आकार के छल्ले होते हैं, और इन छल्लों की संख्या होती है लगभग 16 से 20। 16 से 20 हमारे शरीर में ट्रेकिया इसलिए होते हैं कि जब हम श्वसन क्रिया नहीं कर रहे होते हैं उस समय ये हमारे इस ग्रसनी को या श्वास नली को चिपकने से बचाते हैं। तो चिपकने से बचाने का काम किसका होता है? ट्रेकिया का, ठीक है। अब बात करें आगे, फेफड़े कैसे काम करते हैं, श्वसनी कैसे काम करती है, श्वसन नलिका कैसे काम करती है, वायु कोशिकाएं क्या होती है, निःश्वसन क्या होता है, उस श्वसन क्या होता है, अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू। जय श्री राम।